हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं आप लोग को ज्योग्राफी का सेट 1। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जो भूगोल का मॉडल पर जारी हुआ है झारखंड बोर्ड द्वारा, उसका सेट 1 देखने वाले हैं। सभी का आंसर डिटेल में देखेंगे हम लोग। दोस्तों आप लोग मॉडल पेपर आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से सवाल एग्जाम में पूछे ही जाएंगे जरूर। ठीक है, देखिए हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ये जितने सारे एग्जाम होते हैं मॉडल पेपर इसीलिए जारी किया जाता है ताकि आप लोग को एग्जाम का पता चले किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, वो सारा चीज़। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या पता जो क्वेश्चन आप छोड़ दे, अगर स्किप कर दे वही वाला सवाल अगर एग्जाम में आ जाएगा, इसलिए स्किप नहीं करना है, पूरा देखिएगा और हर एक दोस्तों को शेयर भी जरूर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसके बारे में जानकारी हो सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। देखिए भूगोल का है क्लास 11th, समय मिलेगा 1.5 घंटा और 40 सवाल 40 नंबर का है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग दोस्तों आप लोग का इसमें नहीं है, कोई गलत उत्तर के लिए नंबर नहीं काटा जाएगा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, देखिए क्या कि पृथ्वी का आकार का संबंध निम्न में से किससे है। मतलब पृथ्वी का जो आकार दोस्तों किस प्रकार दिखता है, कैसा आकार है उनका, तो दोस्तों नारंगी जैसा गोल है। ठीक है पृथ्वी, तो ऑप्शन एक का ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, एक का। ठीक है, नारंगी जैसा गोल है हम लोग का पृथ्वी। नेक्स्ट, भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों याद रखिए, भूगोल का उद्देश्य क्या बोल रहा है कि भूगोल का उद्देश्य जो है क्या है, धरातल की प्रादेशिक या क्षेत्रीय भिन्नता का वर्णन कर एवं व्याख्या करना। ये किसने कहा था दोस्तों, ये जो कहा था वो कहा था रिचर्ड हार्टसोन ने। ठीक है, रिचर्ड हार्टसोन ने ये कहा था, इसलिए 2 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए 3 नंबर, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। मतलब भूगोल जो शब्द है दोस्तों, जियोग्राफी जो शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग किया दोस्तों इरेठास्थनीज ने, यानी कि 3 का गौ बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा, इरेठास्थनीज। ओके, 3 का गौ बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया। बोल रहा है क्या कि पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में, जो हम लोग पृथ्वी का निर्माण हुआ, उत्पत्ति हुआ, उससे संबंध में एक प्रारंभिक एवं लोकप्रिय मत ज्वारीय परिकल्पना किस विद्वान द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया दोस्तों जेम्स जीन्स के द्वारा। याद रखिएगा जेम्स जीन्स। देखिए ज्वारीय से जौ आ रहा है और जेम्स जीन्स से भी जौ आ रहा है, याद रखिएगा, तो जेम्स जीन्स याद रख लीजिए। 4 का घ। 5 नंबर देखिए, आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन है। आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सर्वमान्य जो सिद्धांत, मतलब हम लोग जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है, उसके संबंध में जो सिद्धांत है कि कैसे कि हुआ है, क्या हुआ है, ये सारा चीज़, तो कौन सा नियम सिद्धांत इसमें से है, आप लोगों को टिक करना है। तो 5 का दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत, आप लोग नाम भी सुने होंगे दोस्तों। बिग बैंग सिद्धांत से हम लोग का जो ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई उससे उसी से हुआ है। ठीक है, मतलब ये सिद्धांत दिया है बिग बैंग थ्योरी। ओके, चलिए बिग बैंग थ्योरी सुने होंगे, गॉड पार्टिकल सुने होंगे, ये सब चीज़। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं। प्रकाश वर्ष क्या मापने की दूरी है। तो दोस्तों प्रकाश वर्ष से हम लोग खगोलीय दूरी मापते हैं, मतलब जो ग्रहों के बीच की दूरी होती है, चांद तारों की दूरी होती है, वो दूरी हम लोग प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि ये दूरी काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको आप मीटर किलोमीटर में नहीं माप सकते हैं। इसलिए दोस्तों खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रकाश या वर्ष का यूज होता है, यानी कि 6 का क बिल्कुल सही, 6 क। ठीक है, बिल्कुल याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट, वर्तमान में सौरमंडल में कितने ग्रह है। आप लोग पता है दोस्तों, पहले 9 ग्रह था, लेकिन एक घट चुका है, प्लूटो को हटा दिया गया है। अभी वर्तमान में आप लोग का 8 ग्रह है। ठीक है, तो याद रख लीजिएगा 8 ग्रह अभी वर्तमान में आप लोग का पृथ्वी पर है। ठीक, क्या क्या ग्रह है आप लोग कमेंट करके सभी लोग एक बार बोलेंगे। ठीक है, कौन कौन सा ग्रह का नाम है। 8 नंबर देखिए, भूतल पर वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र में के समीपतम होता है। बोल रहा है भूतल का वह बिंदु जो भूकंप के उद्गम केंद्र के समीपतम, मतलब हम लोग जो भूमि है, पृथ्वी है, उसका जो वह बिंदु का नाम क्या है जो भूकंप के जहाँ उत्पत्ति हो तो उसके एकदम सामने होता है। ठीक है, तो उसका नाम है दोस्तों, याद रख लीजिएगा, अधिकेंद्र। ठीक है, अधिकेंद्र बोलता है जहाँ भूकंप की उत्पत्ति होते है उस बिंदु को, उस सामने के बिंदु को। सुनामी से सर्वाधिक क्षति किस क्षेत्र में होती है। सुनामी जो आती है दोस्तों, उसमें सबसे अधिक जो हानि पहुंचती है, क्षति पहुंचती है, वो कौन सा क्षेत्र को पहुंचता है। तो याद रखिए जो स्थल के आंतरिक भाग है। ठीक है, 9 का क्या हो जाएगा गौ, यानी कि स्थल के आंतरिक भाग को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। अगर भूकंप आता है तो सब तहस नहस कर देता है। तो 9 का गौ बिल्कुल सटीक हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। भूपृष्ठ में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। निकेल, लोहा, ऑक्सीजन की नाइट्रोजन। तो याद रख लीजिए ऑक्सीजन दोस्तों भूपृष्ठ, पृष्ठ मतलब क्या, हम लोग का पृथ्वी है, तो इस पृष्ठ पर कौन सा सबसे ज़्यादा गैस पाया जाता है। तो इस पृष्ठ में तो हम लोग वास करते हैं ना, तो यहाँ ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, याद रखिएगा।
ऑक्सीजन बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी कुछ और नहीं मार दीजिएगा नाइट्रोजन वाइट्रोजन, क्योंकि बोलिएगा सर नाइट्रोजन तो ज़्यादा मात्रा पाया था, लेकिन यहाँ भूपृष्ठ की बात किया है तो वहाँ ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडल की बात होता है तब नाइट्रोजन होता है। गेट इट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देख के है, देख लीजिए 11 नंबर क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है। तो याद रखिएगा दोस्तों, भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन यहाँ पर क्या हो जाएगा, गौ नंबर हो जाएगा, यानी कि ज्वालामुखी। ठीक है, 11 का यहाँ पर देखिए ख यहाँ भी है, ख यहाँ भी है, तो ऑप्शन में यहाँ पर गलती किया है लोग। तो याद रखिए इसका जो होगा, जो सही उत्तर हो जाएगा वो ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के द्वारा दोस्तों भूगर्भ की जानकारी का पता चलता है कि अंदर में क्या क्या है। ज्वालामुखी एकदम सब विस्फोटों की जो ज्वालामुखी होता है निकलता है बाहर लावा, उसी से पता चलता है भूगर्भ। ये भूगर्भ लिखा है, गर्भ होगा। ठीक है, तो 11 का गौ इज द राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 12 नंबर क्या बोल रहा है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत 1912 में किसने प्रस्तावित किया था। जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है तो उसको 1912 में किसने दिया था। तो दोस्तों ये दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने, यानी कि क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। 13 नंबर देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण कौन है। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी उदाहरण दोस्तों आप लोग का हो जाएगा यहाँ पर एटना। ठीक है, एटना ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, यानी कि 13 का घ नंबर बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 14 नंबर, रिक ऑफ फायर किस महासागर में स्थित है। रिक ऑफ फायर दोस्तों किस महासागर में स्थित है, याद रखिएगा रिक ऑफ फायर प्रशांत महासागर में स्थित है, यानी कि 14 का घ बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा प्रशांत महासागर। रिक ऑफ फायर कहाँ स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल भाग मुख्यतः कितने प्लेटों में विभक्त है। पृथ्वी तो स्थल भाग है, मतलब जमीनी भाग, वो कितने प्लेटों में विभक्त है वही पूछा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा आप लोग का दोस्तों 7 प्लेटों में विभक्त है, यानी कि इसका सही उत्तर 7 हो जाएगा। ठीक है, 15 का गौ। आगे चलते हैं। 16 नंबर, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस सागर से हुई है। तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत आसान और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है, याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। जो हिमालय पर्वत है उसकी उत्पत्ति कौन सा सागर से हुआ है। तो दोस्तों टेथिस सागर से हुआ है इसकी उत्पत्ति। ठीक है, तो याद है टेथिस सागर सही उत्तर हो जाएगा। चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है दोस्तों। तो चूना पत्थर जो है वो आप लोग का अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ठीक है, चूना पत्थर किस प्रकार चट्टान का उदाहरण है, तो हो जाएगा अवसादी चट्टान, यानी कि 17 का ख बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं। 18 नंबर, 18 नंबर क्या बोला है, खनिज तेल मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान पाया जाता है। जो खनिज तेल पाया जाता है, ठीक है, वो कौन सा प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। तो ये दोस्तों आग्नेय सेल जैसे चट्टानों में पाया जाता है, यानी कि 18 का क सही उत्तर हो जाएगा आग्नेय सेल। भूस्खलन सामान्यतः किस क्षेत्र में ज़्यादा देखने को मिलता है। भूस्खलन ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। ठीक है, जहाँ पर बालू ज़्यादा होता है वहाँ भूस्खलन ज़्यादा होता है। तो 19 का घ सही हो जाएगा। 20 नंबर तरफ चलते हैं। 20 क्या बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। अनुक्रमिक प्रक्रिया कौन सी है, तो इसका दोस्तों अनुक्रमिक प्रक्रिया एक अपरदन है। ठीक है, अपरदन क्या है, अनुक्रमिक प्रक्रिया है। वायुमंडल में कुल द्रव्यमान का 99% गैस पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित। बोल रहा है वायुमंडल की कुल द्रव्यमान का 99% गैस जो है वो पृथ्वी की सतह से कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। ठीक है, जो कुल गैस है उसका 99% गैस 32 किलोमीटर के अंडर में ही होता है, बाकी 1% उससे बाहर होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है देख लीजिए। 22 नंबर, वायुयान सामान्यतः किस मंडल से गमन करती है। जो आप लोग का हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जो है ये कौन सा मंडल से गमन करती है दोस्तों। तो याद रखिएगा ये समताप मंडल से गमन करता है। ठीक है, किससे, समताप मंडल से, जो कि क्षोभ मंडल के ऊपर का परत है, ऊपर का मंडल है, इससे गमन करता है। ठीक। 23 नंबर, क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गिरावट आती है। क्षोभ मंडल में धरातल से कितनी डिग्री ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 1 डिग्री सेल्सियस में आप लोग का डिफरेंस होता है कितनी मीटर की ऊंचाई पर। तो इसका सही दोस्तों हो जाएगा आंसर 165 मीटर की ऊंचाई पर, यानी 23 का गो इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैस वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में मौजूद है। सभी को पता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन गैस है वो सबसे अधिक पाया जाता है, 78% अप्रॉक्स पाया जाता है। ठीक है, वह वायुमंडलीय परत जो मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह कौन सा वायुमंडलीय परत है जो हमारे जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो वो दोस्तों हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, इसी मंडल में हम लोग निवास करते हैं। ठीक है, तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट परत है हम लोग के लिए, जिसमें क्षोभ मंडल। किस मंडल में सभी मौसमी क्रियाएं घटित होती है। तो ये भी दोस्तों आप लोग का क्षोभ मंडल ही हो जाएगा, जहाँ सभी मौसमी क्रियाएं जैसे वर्षा होना, कोहरा, ये सभी इसी
परत में, इसी मंडल में घटित होती है। कौन सा मंडल में? तो क्षोभ मंडल में। तो याद रखिएगा हम लोग के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल कौन सा है? तो वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, किस मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटाती है? कौन सा मंडल रेडियो तरंगे वापस लौटाती है? तो हो जाएगा आयन मंडल, जो कि दोस्तों हमको कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? आयन मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा, आयन मंडल। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। कौन सा आर्द्रता बोलते हैं? तो उसको निरपेक्ष आर्द्रता बोलते हैं। यानी 28 का ख बिल्कुल सटीक जवाब है। चलिए आगे चलते हैं। 29 नंबर, धूम कोहरा सामान्यतः कहाँ बनता है? जो धूम कोहरा वो कहाँ बनता है दोस्तों? तो वो बनता है औद्योगिक क्षेत्र में, मतलब धुएं जैसा कोहरा। धूम मतलब कैसे? धुएं जैसा कोहरा, औद्योगिक क्षेत्र से धुआं निकलता है। तो याद रखिएगा इससे कि धूम कोहरा कहाँ बनता है? औद्योगिक क्षेत्र, यानी जहाँ फैक्ट्रियाँ लगी होती है उन क्षेत्रों में। गेट इट? इनमें से कौन सा बादल सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? इनमें से कौन सा बादल, अब देखिए बादल का भी अलग अलग नाम है, पक्षाप बादल, कपासी बादल, स्तरी बादल, वर्षा बादल। तो कौन सा बादल है जो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पक्षाप बादल। ठीक है, पक्षाप बादल दोस्तों जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर बनती है। नेक्स्ट 31 नंबर, संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? संवहनीय वर्षा मुख्यतः किस क्षेत्र में होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। संवहनीय वर्षा कहाँ होती है? तो ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी कि 31 का क बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 32 नंबर तरफ। मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन सा है? मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है जिसके सहारे मतलब जिसके बिना आप लोग नहीं रह सकते? तो जलवाष्प। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं होगा। याद रखिएगा मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? तो यहाँ पर जलवाष्प हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा जल द्रव से गैस में बदल जाता है? जल से सीधा मतलब गैस में बदल जाता है। क्या बोल रहा है? जल द्रव जो है जल द्रव से गैस में बदलता है। तो क्या हो जाएगा? वो ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। जल से गैस बन जा रहा है, मतलब जो जल है वो वाष्प बन जा रहा है, तो वाष्पीकरण हो जाएगा। यानी 33 का ख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वाष्पीकरण। ओके, आगे देखिए, चक्रवातीय वर्षा सामान्यतः किन क्षेत्रों में अधिक होती है? चक्रवातीय वर्षा जो है वो दोस्तों किन क्षेत्रों में अधिक होती है? तो वो तटीय क्षेत्रों में ये अधिक होती है चक्रवातीय वर्षा। ठीक है, यानी कि घ बिल्कुल सटीक उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 34 में, भूमध्य सागरीय वर्षा सामान्य होती है। भूमध्य सागरीय वर्षा दोस्तों कहाँ कितना होता है? तो ये दोस्तों 30 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिण अक्षांशों के बीच होती है। यानी कि 35 का मेरे अनुसार दोस्तों। ठीक है, 35 का क्या हो जाएगा? गौ सही होना चाहिए। ठीक है, इसमें देख लीजिएगा 35 से 45 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांशों के बीच। 36 में देख लीजिए दोस्तों, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित होते हैं तो उसे कहते हैं, जब जलवाष्प सीधे ठोस रूप में परिवर्तित हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है, मतलब जलवाष्प जो है मतलब गैस सीधे किस में बन जाएगा? बर्फ बन जाएगा, इसे हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलेंगे। सेम इसका उल्टा भी, ठोस से अगर कोई गैस बन जाए तो उसको भी हम लोग ऊर्ध्वपातन ही बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में। जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता मतलब क्या? जिसमें जो हम लोग को जैव विविधता मतलब जीवन, तो जीवन विविधता, बहुत सारे जीव जंतु जो है उसमें विविधता मतलब जो अंतर पाया जाता है उसका संरक्षण अलग अलग जीव जंतुओं का किसके लिए महत्वपूर्ण है? ठीक है, जंतु के लिए, पौधे के लिए, कि पौधे और प्राणी के लिए, कि सभी जीवधारी के लिए? तो दोस्तों इस सभी जीवधारी के लिए जैव विविधता का संरक्षण अलग। जैव विविधता मतलब क्या? जो जीवों में विभिन्नता है उसे ही जैव विविधता बोलते हैं। ठीक है, तो उनका संरक्षण होना चाहिए और ये किसके लिए आवश्यक है? सभी जीवधारी के लिए आवश्यक है। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया? भारत में दोस्तों वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित जो हुआ था वो हुआ था 1972 ईस्वी में। यानी कि 38 का ख बिल्कुल सही हो जाएगा, 1972 ईस्वी में। ठीक है, 1972 ईस्वी। जिन क्षेत्रों में प्रजाति विविधता अधिक होती है उस विविधता वाले क्षेत्रों क्या कहते हैं? जिसमें अधिक विविधता होती है मतलब बहुत अलग अलग विविधता वाले जीव जंतु पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों क्या कहता है? प्रजाति विविधता वाले क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? तो उसको दोस्तों हॉट स्पॉट कहा जाता है। ठीक है, हॉट स्पॉट। रियो डी जेनरियो पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 1992 में, यानी कि 92 में। ठीक है, ख इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ आपका 40 सवाल समाप्त होता है।
ठीक है, जल्दी आप लोग का सेट 2 मैं बना दूंगा, बस कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द इसका बना दूंगा। उसके बाद जितना सारे सब्जेक्ट है जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आंसर याद कर लीजिए और जितना मैं बता दूँ उसको अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुंच जाए। चलिए अभी इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।